नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल पे। तो चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबर पे। पीएम मोदी की राह आसान कर रहे हैं विपक्षी दल। राहुल गांधी भी एक छत के नीचे लाने में नाकाम। लोकसभा के लगातार 2 चुनावों में अपना परचम लहराने वाले नरेंद्र मोदी को मात देने के लिए विपक्ष लगातार कोशिश करता रहा है। वर्ष 2019 में कोलकाता में विपक्ष का महाजुटान हुआ तो भाजपा को 2014 के मुकाबले 2019 में अधिक सीटें आई। एक बार फिर विपक्ष की गोलबंदी की कवायद चल रही है। इस बार विपक्ष कितना कामयाब हो पाएगा यह तो उसके प्रयास पर निर्भर करता है, लेकिन अभी तक जो स्थिति दिख रही है उससे इतना तो संकेत मिल ही जाता है कि मोदी को मात देना विपक्ष के बूते की बात नहीं है। मोदी को मात देने के लिए विपक्ष बेचैन तो है, पर उसमें एकजुटता नहीं बन पा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बहाने कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करना चाहती है, लेकिन राहुल के निमंत्रण पर मायावती और अखिलेश यादव ने सिर्फ शुभकामनाएं देकर पिंड छुड़ा लिया है। ममता बनर्जी का रुख तो पहले से ही स्पष्ट है। बिहार में भी इसी तरह की संभावना है। विपक्ष एकजुटता की बात तो करता है, लेकिन अभी तक उसके प्रयास सतही रहे हैं। असेंबली इलेक्शन में हैट्रिक लगाने वाली बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने इसके लिए आरंभिक प्रयास किए। उन्होंने दिल्ली की दौड़ लगाई और क्षेत्रीय दलों के नेताओं से भी वह मिली। उनकी कोशिशों से यही लगा कि पीएम पद के लिए महत्वाकांक्षा उनके मन में पल रही है। विपक्षी एकता की उनकी कोशिश में एक बड़ी कमी यह दिखी कि उन्होंने कांग्रेस और गांधी परिवार को कोई तरहीज नहीं दी। उन्हीं के अंदाज में कांग्रेस ने भी उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी। दरअसल ममता बनर्जी ने कांग्रेस से निकलकर तृणमूल कांग्रेस बनाई और बंगाल से कांग्रेस की विदाई ही हो गई। बंगाल के बचे खुचे कांग्रेसी नेताओं को ममता फूटी आंखें नहीं सुहाती हैं। ममता राहुल गांधी को पीएम फेस बनाने के लिए तैयार नहीं है। जिन नेताओं से ममता की नजदीकी बढ़ी थी उनमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे थे। शरद पवार ने खुद को पीएम की रेस से पहले ही बाहर कर लिया था। अलबत्ता उन्होंने ममता के इरादों पर यह कहकर पानी फेर दिया था कि कांग्रेस रहित विपक्षी गठजोड़ का कोई मायने नहीं। हार थाककर ममता शांत हो गई और बंगाल की अपनी जमीन पुख्ता करने के प्रयासों में लगे रहने में उन्होंने भलाई समझी। अब तो वह मोदी की इतनी मुरीद हो गई है कि उनके कार्यक्रम में शरीक होने से नाक भौं नहीं सिकोड़ती, बल्कि उत्साह से मीडिया को यह जानकारी देती है कि उन्हें पीएम के कार्यक्रम में शामिल होना है। पीएम के प्रति उनके मन के भाव कितने बदल गए हैं यह उनकी एक सलाह से जाहिर हो जाता है। जिस दिन मोदी को कोलकाता में 7,800 करोड़ की योजनाओं की सौगात बंगाल को देने के लिए जाना था, उसकी भव्य तैयारी ममता सरकार ने की थी। दुर्योग से उसी दिन पीएम की मां का निधन हो गया। इसके बावजूद पीएम ने कार्यक्रम में वर्चुअल शिरकत की। उसी दौरान ममता ने उन्हें सलाह दी कि अब आप थोड़े दिन आराम करें। कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे गूंजने से खफा ममता मंच पर नहीं गई, पर मोदी के प्रति सद्भाव का परिचय उन्होंने अपनी सलाह से दे दिया। ममता के बाद तेलंगाना के सीएम केसी राव सक्रिय हुए। देश में उनके दौरे बढ़ गए। वह बिहार भी आए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की। नीतीश ने अपने पत्ते नहीं खोले। हाँ, उन्होंने विपक्षी एकता की कवायद में शामिल होने के अभियान में शामिल होने की हामी जरूर भरी, जैसा अक्सर होता आया है। अपने नेता नीतीश कुमार को जेडीयू ने पीएम मटेरियल बताना शुरू कर दिया। आरजेडी तो इसी उम्मीद में नीतीश के साथ आया है कि उसके नेता फिल वक्त बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी मिल जाएगी। आरजेडी ने भी नीतीश को पीएम मटेरियल बताकर उन्हें विपक्षी एकता के प्रयास के लिए देश के दौरे पर निकलने की सलाह दे डाली। इस बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ ने यह कहकर नीतीश के नए साल में शुरू होने वाली विपक्षी एकता के प्रयास की हवा निकाल दी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ही पार्टी और पीएम का फेस होंगे। नीतीश कुमार अब देश का दौरा छोड़ बिहार का दौरा कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार वह 5 जनवरी से अपनी बिहार यात्रा शुरू करेंगे। कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के निमंत्रण पर यूपी में समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी मायावती ने चुप्पी साध ली है। बंगाल में ममता पहले से ही चुप है। बिहार से भी आरजेडी और जेडीयू से उम्मीद अब बेमानी है। यानी अभी तक की जो स्थितियां हैं उसमें विपक्षी एकता के प्रयास सार्थक होते नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस अपनी राह चल रही है। ओडिशा से भी कोई स्पष्ट संकेत अभी तक विपक्षी एकता की पहल के नहीं मिले हैं। विपक्ष के पास मोदी के विरोध का हथियार महज एंटी इनकम्बेंसी वोट है, लेकिन चुनावों में यह अब कितना कारगर टूल साबित होगा इस पर संदेह है। इसलिए कि गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी
इनकम्बेंसी के भरोसे ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उछल रही थी। भाजपा की रणनीति ने उसकी हवा निकाल दी। इससे यह भी संकेत मिला कि चुनाव में अब एंटी इनकम्बेंसी कोई फैक्टर नहीं है। चुनाव के ठीक पहले मोरबी हादसे से उपजे आक्रोश को भी भाजपा ने वोटों में तब्दील कर दिया। आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पास एंटी इनकम्बेंसी ही एकमात्र बड़ा हथियार है। भाजपा की ताकत उसकी सुविचारित चुनावी रणनीति और कुशल प्रबंधन है। विपक्ष अभी एकजुटता के प्रयासों में उलझा है तो भाजपा अपनी रणनीतियों पर अमल करने भाजपा नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। भाजपा पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों को जीतने की जुगत में है। नेताओं में जिम्मेवारियां बांट दी गई है। भाजपा ने गुजरात चुनाव के लिए एक नायाब नुस्खा अपनाया। उसने चुनाव से पहले कई मंत्री बदले, बड़े पैमाने पर टिकट काटे और नए लोगों को अवसर दिया। इसका उसे फायदा हुआ। लोकसभा चुनाव में वह इस नुस्खे को अपनाने वाली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है, यानी विपक्ष जब तक समझे तब तक भाजपा अपनी चाल चल चुकी होगी। इसलिए यह माना जा रहा है कि मोदी को मात देने में विपक्ष की कामयाबी 2024 में भी संदिग्ध है। आपको क्या लगता है, पूरा विपक्ष 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट हो पाएगा? और अगर एकजुट हो भी जाता है तो क्या उसका कोई फायदा? कमेंट करके बताएं और पीएम कौन बनेगा इस पर अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में लोकसभा 2024 के चुनाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।